पहला क्वेश्चन है अनेक परिस्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र, आप ध्यान दीजिए यहां से, बस इससे कोई टेंशन नहीं, यहां से कोई उत्तर आपको नहीं निकलने वाला है, उत्तर आपको यहां से निकलना। अब ध्यान दीजिए, विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं या आप कह सकते हो सीधा इंटेलिजेंस संबंधित जुड़ी चीजें, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्ट चर्चा करता है। ऑप्शन आपके सामने है, फिजिकल यानी फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने। तो बच्चों जब डायरेक्टली कभी भी बात किया जाए, जैसे चिंतन कोई भी हो, चाहे समालोचनात्मक चिंतन हो चाहे अपसारी चिंतन हो, अगर किसी प्रकार के चिंतन की बात करें तो एक ही बात हो जाएगी। तो चिंतन हो गया बच्चों, और किसकी बात कर रहा है? चिंतन की बात कर रहा है, तर्क की बात कर रहा है, समस्या समाधान की बात कर रहा है, साथ साथ इसमें बौद्धिक योग्यताओं की बात कर रहा है। तो याद रखिए बच्चा, जैसे चिंतन हो गया, तर्क हो गया, स्मृति हो गया, बुद्धि हो गया, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता हो गया ना, या कोई भी चिंतन हो गया, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से हमारे इस पार्ट से संबंधित होती। अगर कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से यहां से संबंधित होगी तो वो जाएगी भावात्मक पक्ष के अंतर्गत, लेकिन यहां से कोई संबंधित होगी तो संज्ञानात्मक के अंतर्गत आती है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? संज्ञानात्मक। अगर हाँ फिजिकल डेवलपमेंट से कोई रिलेटेड होगी तो आपका शारीरिक में चली जाएगी, या मोटर वाले में भी जा सकती है, वो है क्या चीज उस पर निर्भर होता है। ये ठीक था क्वेश्चन, पिछले पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन लगभग है ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसमें समय की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है। पहला सिर से पैर, दूसरा जटिल से सरल, तीसरा बाह्य से केंद्र, और चौथा विशिष्ट से सामान्य। चलिए उत्तर बदल दीजिए फटाफट आप लोग। विकास बढ़ता है बच्चों इससे सिर से पैर की ओर, या जटिल से सरल की ओर, बाह्य से केंद्र की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। जल्दी से उत्तर दीजिए बच्चों, विकास कैसे चलता है? पहले का आप लोगों का कहने का मतलब पहले का भी की बच्चे का उत्तर आया, सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड का अच्छा जो उत्तर दिखला कई बच्चों को उत्तर आ गया फर्स्ट। हाँ बच्चों उत्तर तो फर्स्ट होगा नो डाउट। अब देखिए अगर बात करें बच्चों, ये चारों संबंधित विकास से चीजें जुड़ी दी हुई हैं, लेकिन इसमें अगर इस ऑप्शन को अभी हम छोड़ देते हैं, बाकी की बात करते हैं, तो विकास जो होता है वो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं होता बच्चों, उल्टा लिखा है। विकास जो होता है वो होना चाहिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अगर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लिखा होता तो ये भी ठीक हो जाता, उल्टा लिखा है। इसके बाद लिखा है भैया बाह्य से केंद्र, जबकि होता क्या है बच्चों? केंद्र से बाह्य की तरफ होता है। बाह्य का मतलब बाहर हो गया, तो केंद्र से बाहर की तरफ होता है, मतलब ये भी उल्टा लिखा हुआ है। और विशिष्ट सामान्य नहीं होता बच्चों, सामान्य से विशिष्ट होता है। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट होता है। इसका मतलब इसमें चारों में से एक ही सेंटेंस ठीक लिखा हुआ, वो पहला सिर से पैर, जिसको हम लोग हेड टू टो कहते हैं, सिरा पदाभिमुख कहते हैं, मस्तोन्मुखी कहते हैं ना, याद करिए। तो सिर से पैर की बात, मतलब इसमें जो लिखे हैं उसमें एक ही ऑप्शन ठीक लिखा हुआ है और वो पहला है, बाकी सब उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उससे परेशानी न होना। प्राइमरी पूछ रहा है, सेकेंडरी पूछ रहा है, वो आपको ध्यान देना है। क्या पूछ रहा है बच्चों? कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डॉट डॉट समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, डॉट डॉट समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। और समाजीकरण का मतलब आपको वो ऑप्शन चुनना है, पहले सीक्वेंस में, पहले सोशलाइजेशन के एजेंसीज में पहले आपको प्राथमिक रखना है, और बाद में, क्योंकि प्राथमिक पहले फिल करना है और फिर सेकेंडरी। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा जनसंचार माध्यम, ये बच्चों सेकेंडरी में आएगा, और परिवार जो होगा ये प्राइमरी में आएगा। लेकिन अपने आप को पहले क्या रखना है बच्चों? पहले तो प्राइमरी चाहिए, इसका मतलब ये ठीक नहीं लग रहा।
कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट ना हो, तो इस टाइप के ऑप्शन भी सेट कर सकते हो, लेकिन सारे ऑप्शन देखने के बाद। दूसरा, विद्यालय सेकेंडरी होगा, परिवार प्राइमरी, और हमें पहले प्राइमरी चाहिए। चलो और आगे देखते हैं। परिवार प्राइमरी होगा, विद्यालय सेकेंडरी होगा, इनसे ये परफेक्ट लग रहा है बिल्कुल, लेकिन चौथा भी पढ़ लेते हैं। मुद्रित माध्यम हो गया और जनसंचार माध्यम, ये भी आपका नहीं होगा। तो पहले सबसे बेस्ट प्राइमरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट परिवार माना जाता है, और सेकेंडरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विद्यालय को माना जाता है। तो इससे बेटर ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए पहले वाले ऑप्शन के साथ फिल करोगे, यहाँ पे परिवार फिल करोगे और यहाँ पे विद्यालय। अब सेंटेंस पढ़ो, बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था परिवार समाजीकरण की प्राथमिक कारक है, जबकि विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। बिल्कुल परफेक्ट फिल हो गया। तो ऐसे में हमेशा थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, प्रश्न आसान होता है, बस करने में जल्दबाजी मत करिएगा, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, तीसरे प्रश्न का तीसरा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। आपने पॉजिटिव की तरफ पढ़ा होगा, अगर उसको उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। बस कल ऐसा ही क्वेश्चन था जहां पे वो पॉजिटिव बात कर रहा था, आज उसको उल्टा कर देना है आपको, बस इतना दिमाग लगाना है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे पाता है, अगर संतुष्ट परिणाम देता है तो कहते हैं भैया कि आपने इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, समस्या समाधान कर लेते हो, समस्या का समाधान खोज लेते हो, तो इक्विलिब्रियम भी कहा जा सकता है। हाँ, और भी नाम हो सकते हैं मे बी, लेकिन यहाँ पे जब कह रहा है कि आप जो है परिणाम नहीं दे पाते हैं, अब देखिए संरक्षण तो पॉजिटिव होता है अपने आप, विकास का समीपस्थ क्षेत्र का इसका मतलब नहीं, क्योंकि जीन पियाजे से उत्तर लगाना है, ऊपर के तीन ऑप्शन से ही लगाना पड़ेगा। ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र जीन पियाजे का है ही नहीं। हाँ, अब देखो संरक्षण हो नहीं सकता, क्योंकि कह रहा है कि परिणाम नहीं दे पाता है। संरक्षण तो एक पॉजिटिव परिणाम हो सकता है अगर संरक्षण के गुण आ गए तो, लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है कि स्कीम में संतुष्ट परिणाम नहीं दे पाता, अर्थात वो बैलेंसिंग नहीं कर पा रहा, उसमें क्या है, असंतुलन है। उसमें बच्चों क्या है, असंतुलन है। देखो ऑप्शन देखो, समझ में आ रहा है, ऑप्शन देखकर ही समझ में आ रहा है। इसकी बात कर रहा है बच्चों, असंतुलन की बात कर रहा है। ऑप्शन यहाँ आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ नहीं, केवल नॉर्मल सी बात है, ये पढ़ाया मिल जाता है, इसमें आपको अपना ऐसे प्रश्न पूछ लेता है ताकि ये चेक करता है कि आप बुद्धि कितनी लगा पा रहे हो। कई बार तो ऐसे भी दो चार प्रश्न आ जाते हैं जहां पे केवल आपने नॉर्मली दिमाग लगा दिया, प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो ये चीजें आपको सोचो पढ़ा के लिखा के पढ़ाई जाए, नहीं, ये प्रैक्टिस में कराई जाती है, आपको खुद प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय लगाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। कई टॉपिकों से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन। चलिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में, बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व यानी परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट परमानेंस समझना आरंभ कर देते हैं। सीधा सीधा याद रखना होता है। ये अवस्थाओं की बात करें तो एकदम क्रम में ही लिखा हुआ है। जीन पियाजे की पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी हो गई औपचारिक या अमूर्त। तो सीक्वेंस में लिखा है, आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे जो कॉन्सेप्ट दिया है, वस्तु स्थायित्व का कॉन्सेप्ट दिया है, वस्तु स्थायित्व का कॉन्सेप्ट बालक में किस अवस्था में आ जाता है। तो सीधी सी बात है, वस्तु स्थायित्व हमेशा याद रखिएगा, वस्तु स्थायित्व का कॉन्सेप्ट जो बच्चे में आता है वो किस अवस्था में आ जाता है। उत्तर आप लोगों ने दे दिया, ज्यादातर जो बच्चों ने उत्तर दिया है पहला ऑप्शन दिया है, और बिल्कुल सही है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, एसएमएस जिसको हम कहते हैं, जिसका समय 0 से 2 वर्ष होता है, 0 का मतलब बच्चों जन्म से 2 वर्ष होता है, इसी अवस्था में बच्चों में परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। बच्चों किसके, परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। आपका यहाँ पे उत्तर बच्चों क्या सही हो जाएगा, परमानेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु स्थायित्व। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन है ना। चलिए एक प्रश्न बताइए, चलो जल्दी से उत्तर देना सभी लोग। अगर इसी प्रश्न में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अगर वस्तु स्थायित्व के स्थान पे हम वर्ड चेंज करके कर दें, सेम प्रश्न रहेगा, ऑप्शन में केवल एक चीज, क्वेश्चन में एक चेंज करेंगे। यहाँ पे वस्तु स्थायित्व के स्थान पे एनिज्म लिख दिया जाए, हम लिख देते हैं जीववाद। अब बताओ उत्तर क्या होगा। हम बात यहाँ पे एनिज्म की कर लेते हैं, जीववाद। अब उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए सारे बच्चे। जल्दी बताओ।
संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व, तो पूछा नहीं वस्तु स्थायित्व क्वेश्चन था। अब हमने क्या पूछा, जीववाद के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन पहचानना है। जल्दी कमेंट करो फटाफट, वेट ही कर रहे हैं आपके कमेंट का। सौम्या का कहना सर पहला, बेटा सौम्या जीववाद जो होता है ना, जीववाद के जो गुण होते हैं, जीववाद का मतलब ऐसी स्थिति, जीन प्याजे ने जैसी चीजें बताई डिक्टो आपको याद करनी है ना उसमें। तो जीन प्याजे का मानना है कि बालक में पहली अवस्था से उन्होंने मतलब ही नहीं रखा जीववाद को। जीववाद के गुण जो होते हैं, जीववाद जो होता है, गुण कहो ठीक है, वैसे तो गुण कहना ठीक है, कि बालक जब सजीव और निर्जीव में अंतर क्या करे ना कर पाए, तो इसके लिए कभी भी पहला ऑप्शन नहीं लगाया जाता, याद कर लेना। ये सेकंड स्टेज में होता है। किसमें होता है बच्चों, सेकंड स्टेज। ये ऑप्शन नंबर है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में जीववाद होता है। जीववाद किस अवस्था में होता है कि बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, ये जीववाद है। और ये चीज किसमें होता है, दूसरी अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है बच्चों। ये किसमें होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल प्रश्न अपना वस्तु स्थायित्व था, इसलिए पहला ऑप्शन हम लोगों ने लगाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अब देखते हैं कितने लोग इसमें दिमाग लगा पाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से आराम से पढ़ना, उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा, जैसे हिंज जिसको हम कहते हैं वही है, हेंज लिखा होता है, तो हेंज दुविधा प्रस्तुत की गई, एक दुविधा वाली स्थिति प्रस्तुत की। क्या थी दुविधा, सुनो। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को, मतलब वही चीज जैसे हम आपके सामने प्रस्तुत कर दें, सौम्या के सामने या किसी और के सामने वो प्रस्तुत कर दें, हेंज वाली दुविधा टाइप का। अब सौम्या की जो प्रतिक्रिया आ रही है, क्या सौम्या कह रही है कि हेंज को पैसा चुराना चाहिए, ध्यान देना, सॉरी, सौम्या कह रही है कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना, अब देखो चुराना है नहीं चुराना ये तो समझना ही है, और साथ साथ इन्होंने क्या उसके पीछे का तर्क क्या दिया है वो समझना है, और तर्क के आधार पर ही ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि चोरी करना क्या है, अपराध है, और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है, मतलब वर्तमान में सौम्या की जब हम लोग बात कर रहे थे, एक स्टूडेंट है ऑनलाइन पढ़ रही है सौम्या, इसको हमने हेंज वाली दुविधा वाली कहानी सुनाई, और सौम्या अपने उत्तर दे क्या दे रही, कह रही कि भैया हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि चोरी करना कानूनन अपराध है और इससे समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। अब सुनो ध्यान से, अब देखो दंड एवं आज्ञा पालन की जब आज्ञाकारिता और दंड अभिन्यास होता है, इसमें भी चोरी नहीं करना, लेकिन इसमें चोरी ना करने के पीछे का तर्क है दंड, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। यांत्रिक सापेक्षित में आप चोरी करते हो, अगर इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन की बात करें तो इसमें तो आप चोरी करते हो, तो ये उत्तर हो नहीं सकता। गुड बॉय गुड गर्ल में भी आप चोरी करते हो, ठीक, बस उस कार्य से आपकी छवि अच्छी बनती हो, छवि की बात करते हो, तो इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं हो सकता। और चौथा ऑप्शन कानून एवं व्यवस्था, अब सीधी सी बात है बच्चों, कानून एवं व्यवस्था के अनुसार, लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार चोरी करना क्या है, एक कानूनी अपराध है। चोरी करना बच्चों क्या है, चोरी करना एक कानूनी अपराध है। चोरी करना बच्चों क्या है, एक कानूनी अपराध है। देखो सीधी सी बात कर रहा है, और यहां भी इसकी बात की तो लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार चोरी नहीं कर सकते हो क्योंकि चोरी करना एक कानूनी अपराध है, तो इसलिए आपका उत्तर बच्चों क्या सही हो जाएगा, क्लियर। तो आपका उत्तर बच्चों क्या सही होगा, यहां पे आपका उत्तर सही हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 नंबर, क्लियर। अब जो बच्चा एक बार अच्छे से पढ़ा है उसको तुरंत समझ में आ जाएगा, जो नहीं पढ़ा थोड़ा सा समय लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाइगोस्की महोदय से संबंधित प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। वाइगोस्की के विचारों के अनुसार, वाइगोस्की के सिद्धांत का बच्चों नाम ही है, वैसे तो सामाजिक विकास भी कह सकते हो, लेकिन ज्यादा फेमस नाम बच्चों कौन सा है, ज्यादा फेमस इनका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ज्यादा फेमस नाम कौन सा बच्चा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, याद रखिए ज्यादा फेमस नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये ज्यादा फेमस है। अगर बात करें हम लोग वाइगोस्की महोदय की, तो ये ज्यादा फेमस है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। हाँ, अब देखिए पहली चीज तो कथन सही है, तो निगेटिव वाले कथन तो हो नहीं सकते, ऐसा भी समझ सकते हो। पढ़ते हैं जरा, सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है। बच्चा जो वाइगोस्की कहते हैं कि बालक उसके समाज से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बालक समाज से ही अंतःक्रिया करके सीखता है।
इसका मतलब ये गलत है, अलग करने की बात। दूसरा कह रहा है बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना अच्छी तरह, जबकि वाइगोस्की ने अपने कॉन्सेप्ट में, अपने सिद्धांत में सहयोग को माना है कि बच्चे सहयोग से सीखते हैं, एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। चौथा, तीसरा, संकेत और मदद अधिगम की गति में संकेत और मदद अवरोध नहीं, ये पॉजिटिव अवरोध उत्पन्न करती हैं, ये कहना ही गलत है। और चौथा, अगर सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, ये ऑप्शन परफेक्ट है। तो आपका उत्तर बच्चों यहाँ पे क्या सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4 आपका पूरी तरह सही हो गया। आज हमें उम्मीद है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सारा का सारा क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? बहुत आसान सा है, वाइगोस्की महोदय हैं, तुरंत उत्तर लग जाना चाहिए। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्नलिखित में कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? समुन्नत करने का मतलब प्रमोट करती है, प्रमोट करने का मतलब बढ़ाती है, पॉजिटिव रखना, समुन्नत, प्रमोट करना, बढ़ावा देना। क्या निष्क्रिय अनुकरण बढ़ावा देगा? कहे नहीं, अनुकरण निष्क्रिय तो बढ़ावा नहीं, सक्रिय हो तो बढ़ावा मिलेगा, हटा दो। सहभागी अधिगम, चूंकि वाइगोस्की की बात करें, सहभागी अधिगम होगा, एक दूसरे से मिलकर आप सीखते हो, अंतः क्रिया करके सीखते हो, तो इसका मतलब ये होना चाहिए। व्याख्यान शिक्षण की बात नहीं किया है, और उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन की बात भी इन्होंने नहीं किया, क्योंकि वाइगोस्की के अनुसार बात करें तो ये फोकस करते हैं बच्चों किस प्रकार के अधिगम पे? सहभागी अधिगम पे। ठीक, तो इसका उत्तर भी कौन सा सही हो गया बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा स्पीड बनाए रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? ऑप्शन नंबर 1, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मानकीकृत पाठचर्या, बल्कि गलत है, क्योंकि बच्चों बाल केंद्रित शिक्षा स्टैंडर्ड कैरिकुलम की बात नहीं करती, बल्कि बात करती है फ्लेक्सिबल कैरिकुलम की। किसकी बात कर रही बच्चों? फ्लेक्सिबल कैरिकुलम की। ठीक, पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, बाल केंद्रित शिक्षा पुरस्कार का इस्तेमाल तो, लेकिन दोनों की बात कर रहे हैं तो बहुत परफेक्ट नहीं माना गया है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में सब कुछ बालक है, बालक भगवान है, और भगवान को आप दंड नहीं दे सकते हो। हालांकि कुछ दंड ऐसे हैं जो उनका प्रावधान है, लेकिन वो भी लिमिट तक, नेचर को ध्यान में रखकर ना। चलिए खैर, और तीसरा कह रहा है इसका मतलब ये नहीं होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना। हाँ भाई, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख के ही तो बाल केंद्रित शिक्षा बनाई गई है। बाल केंद्रित शिक्षा क्यों बनाई गई? व्यक्तिगत भिन्नता को, बाल केंद्रित शिक्षा में आप प्रत्येक बालक का ध्यान रखते हो, किसी टॉपिक को एक नहीं कई तरीके से पढ़ाते हो, एक एक बच्चे को जब तक चीजें नहीं समझ तब तक समझाते हो, तो इसका मतलब आप बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नता ना, इसके बाद समावेशी शिक्षा, और इसी से आलोचनात्मक चिंतन, सब यही तो परिवार रिश्तेदार ही तो हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसी के अंदर आ रहा है, लेकिन सब जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे उत्तर हमारे हिसाब से आराम से हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि सत्तावादी मत का विकास ये मतलब ही नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना, ये समावेशी शिक्षा इसी की बात करती है, सॉरी बाल के समावेशी शिक्षा भी बात करती है, नो डाउट। तो बाल केंद्रित शिक्षा कहती है कि बच्चों को जो है, एक एक बच्चे को आपको ध्यान देना पड़ेगा, व्यक्तिगत विभिन्नता ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना पड़ेगा। तभी कहा जाता है एक टीचर के लिए सबसे जरूरी क्या होता है पता है? कि कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नता को समझना। अगर आप क्लास में पढ़ाने जा रहे थे, तुम ही लोग आगे चलकर पढ़ाने जा रहे हो, और अभी आप यहाँ पे पढ़ाना सीख रहे हो, कैसे बच्चे को समझना है, कैसे बच्चे को पढ़ाना है, क्लास में कौन सा टीचिंग नॉर्म्स फॉलो करना है, कौन सी चीज़ नहीं फॉलो करना है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, यही सब तो आप पढ़ रहे हो ना। ये सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं है आपको, ये सब्जेक्ट आप सीख रहे हो कि बच्चों को कैसे समझना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। और बाकी अदर चीज़ जो हिंदी अंग्रेजी जो पढ़ते हो उसमें आपको दोनों चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ तो ओवरऑल आपको केवल मेथड सिखाए जाते हैं, आपको तरीके सिखाए जाते हैं, क्लास में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस टीचिंग मेथड को फॉलो करोगे ना, ये सारी चीज़। कक्षा 1 का बच्चा है तो मेथड अलग हो सकता है, कक्षा 6 का है तो मेथड अलग हो सकता है। एक ही टॉपिक पढ़ाने का सबसे सरल मेथड अपनाना है आपको क्लास में, खास करके छोटी कक्षाओं में। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों कौन सा ऑप्शन हो गया? तीसरा ऑप्शन है, हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। गार्डनर महोदय के बारे में सुना होगा बच्चों, उन्हीं जुड़ा हुआ प्रश्न है। गार्डनर महोदय कहते हैं, गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, क्या पूछा बच्चों? गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि किस, कह रहा है कि सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। क्या बुद्धि सबकी एक होती है? आप कहोगे ना सर, तो ये पिछला जो व्यक्तिगत भिन्नता आप कह रहे हो, अगर बुद्धि एक होगी तो व्यक्तिगत भिन्नता की जरूरत ही नहीं है।
इसका मतलब नहीं सर, सब में बुद्धि क्या होती है, बुद्धि भी अलग अलग होती है, मतलब बालकों में कई आधार पे व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। शारीरिक आधार पे हो सकती है, बौद्धिक आधार पे हो सकती है, सामाजिक आधार पे हो सकती है, आर्थिक आधार पे हो सकती है ना, चिंतन के आधार पे हो सकती है, समस्या समाधान के आधार पे हो सकती है, स्मृति के आधार पे हो सकती है, तो बहुत हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बुद्धि के आधार पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता एक सामान्य योग्यता जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, और स्थिर है, और इसमें परिवेशी कारकों का देखो जन्म से ही स्थिर है, मतलब क्या बुद्धि जन्म से होती है, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों का होता है रोल बच्चों। तो जन्म वाली चीजें मिलती, अगर इन्वायरमेंट अच्छा ना मिले तो वो चीज आपके अंदर खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो एक कहना बच्चों ये क्या है, इसमें गलत है, एक कहना बच्चों क्या है इसमें गलत है, तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन सही नहीं। आगे देखिए, कह रहा है कि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं, मतलब सब में 8 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, 8 प्रकार की बुद्धियों में अलग अलग बुद्धि हो सकती है। तो ये इंडिकेट कर रहा है चौथा ऑप्शन, बहुत बढ़िया आप लोगों ने उत्तर दिया है, चौथा ऑप्शन दिया, बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया है। तो आप लोग क्या उत्तर लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 लगा लीजिएगा बच्चों ना, 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए, आज का ये मजेदार क्वेश्चन पहला, अब क्वेश्चन नंबर 11, अब इसको ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन बाद में देखे जाएंगे सारे, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कथन कह रहा है, इन ए और आर में सही और गलत पहचानिए। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत, ठीक, यही आज के समय में चल भी रहा है। सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के, मतलब कक्षा में एक ऐसा इन्वायरमेंट हो जहां बच्चा खुद अपना इवेल्युएशन करे, जहां बच्चा करके सीखे, जहां बच्चा एक दूसरे से मिलकर कार्य करे, जहां बाल केंद्रित शिक्षा वाला इन्वायरमेंट हो, तो ये अच्छा इन्वायरमेंट है। इसका मतलब ये जो कह रहा है ये पूरी तरह बच्चों बात क्या है, ये बात पूरी तरह सही है। पढ़ लो एक बार, ये कभी कभी ऑप्शन में इस तरह की चीजें आती हैं, आज की शिक्षा में यही चल ही रहा है बच्चों, इसी चीज को ध्यान देना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा आर पढ़िए। अब देखिए, पहले तो सही गलत पहचानना है, फिर रिलेशन है नहीं, अगर दोनों सही हो जाएंगे तभी तो देखा जाता है व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कह रहा भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है, हटा दो, आगे मत पढ़ो। और भाषा विकास पूरी तरह जैविकी कारकों पे नहीं, दोनों का योगदान होता है। इसका मतलब इस ऑप्शन में इन्वायरमेंट की भूमिका ही खत्म कर दे रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि दोनों की भूमिका होती है, और विकास, कोई भी विकास हो, भाषा विकास हो, शारीरिक विकास हो, वो दोनों की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। अगर कभी किसी एक पे फोकस कर रहे हैं तो उतना अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता वो, इसलिए यहां से ये ऑप्शन हटा दिया जाएगा। तो आपका उत्तर बच्चों क्या सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तीसरे ऑप्शन में ऐसा लिखा है बच्चों, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, आप लोगों ने उत्तर दे दिया था। ए सही, आर गलत। मिस डोरमी, आयुषी, सौम्या, अमित, सीमा, अच्छा सीमा साहू और अंजलि, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, आसान सा था ना, बस समझने की देरी है। नेक्स्ट आइए, चलिए बताइए जल्दी से, क्या आपको लगता है सच्चाई में ये बात जो लिखी है ये सही है, क्या ये सही है कि लोगों का कहना ही ऐसा है? अब लड़के बहुत शक्तिशाली होते हैं और कठोर होते हैं, जबकि लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है, इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं, मतलब इसे क्या कहा जाए? अगर हम कहें कि लड़के बहुत मजबूत होते हैं और लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं, स्पेशली शारीरिक रूप से, ये कुछ, ये इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों, ये केवल लोगों की सोच है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो लड़कियां क्या, जो आजकल एथलीट अच्छी अच्छी, मतलब अच्छे एथलीट के रूप में जिनका नाम फेमस है, या और सारे, तो कहाँ पे वो आ जाती अगर कमजोर होती तो? नो डाउट, हाँ। तो इसका मतलब इस तरह के सेंटेंस बच्चों समानता की बात तो नहीं करते हैं, ये सीधा जेंडर रूढ़िबद्धता की बात करते हैं, जेंडर रूढ़िबद्धता। और ऐसे क्वेश्चन को अगर इस चीज को समाप्त करना है रूढ़िबद्धता, तो कैसे करते हैं? अगर इस चीज को तो चुनौती देने वाले सेंटेंस जो अबोचित भूमिका में दिखाया जाए, कि लड़के घर का काम कर रहे हैं, लड़कियां घर ऑफिस जा रही हैं, ये रूढ़िबद्धता को समाप्त करने वाले सेंटेंस। इसका मतलब ये सेंटेंस रूढ़िबद्धता को चुनौती देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक। हाँ जैसे देखो मैरी कॉम हो गई, अब ऐसा होता तो क्या कमजोर होती तो घर बैठी होती, रोटी बना रही होती। हाँ, चलो नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बच्चों में स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है बच्चों, कि बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। पहला, उन्हें बहुविध तरीके से जानकारी प्रस्तुत करके, उन्हें देखो क्या, अगर अधिगम शैलियों को व्यक्तिगत भिन्नताओं, अगर आप व्यक्तिगत भिन्नता आप समझ रहे हो, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो आप समझिए बच्चों, जब बच्चे को कई तरीके से पढ़ाओगे तो व्यक्तिगत भिन्नता के तो ये समुन्नत करेगा, व्यक्तिगत भिन्नता को बढ़ावा देगा। और वो बताना है जो व्यक्तिगत भिन्नता को बढ़ावा नहीं देता ये हटा दो, क्योंकि तो बढ़ावा दे रहा है ना, ये फायदा। उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियों में काम करने के अवसर, ये भी बहुत तरीके से दे रहे हो। तीसरा कह रहा है बहुविध तरीके से काम में शामिल होने के अवसर देकर, ये भी उसी तरह की बात कर रहा है। और चौथा कह रहा है उनका बहुविध तरीके से लेबलिंग करके और पृथककरण करके। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेज में यही काम आपको नहीं करना है। अगर एक कक्षा में आप यही काम तो नहीं करना, तो बच्चों को आप लेबलिंग कर सकते हो और ना किसी आधार पे बच्चों को पृथक कर सकते हो। तो यही तो कह रहे नहीं वाला ऑप्शन लगाना है ना आपको। बात समझ में आ गई? क्लियर बच्चों? तो आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो गया? इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी आपका पूरी तरह बिल्कुल सही हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आकलन करने का प्रमुख कारण क्या है। आकलन क्यों किया जाता है, असेसमेंट क्यों होता है। हमेशा ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन, विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा, बिल्कुल। क्या असेसमेंट जो होता है भय पैदा करने के लिए? नहीं, आपके अंदर कितनी कमजोरी है, किन क्षेत्रों पे काम किया जाए, इसके लिए हो सकता है। और पढ़ते हैं, अधिगम को अनुकूल बनाने, विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौती को पहचान करने के लिए रुक जाओ, ये हो सकता है। तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार आगे की कक्षा में प्रोन्नत करने या रोकने के लिए। तो क्या इसके लिए होता है? सोचना, पहले चारों ऑप्शन पढ़ लो। विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता वर्गीकृत करना, ये कर नहीं सकते, दो ऑप्शन बचे। अब दोनों में ध्यान से पढ़ लो, उत्तर लगा लो। दोनों में ध्यान से पढ़ के कमेंट जल्दी से उत्तर कर दो, तुरंत क्लियर एकदम समझ में आ रहा है दोनों में बेटर सेंटेंस कौन सा है। एक कह रहा है कि अधिगम के अनुकूलता, मतलब अधिगम को उनके अनुकूल बनाने के लिए, और साथ साथ जो है उनकी खूबी और चुनौतियों, कहाँ खूबियां क्या है और किन चीजों में चुनौती महसूस करते हैं, इन चीजों को पहचान करने के लिए अगर असेसमेंट होता है तो पहचान तो होगी। और तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों में निष्पादन के अनुसार, मतलब उनके परफॉर्मेंस के अनुसार उन्हें कि आगे कक्षा में क्या करना, आगे की कक्षा में प्रमोट करने के लिए, इसके लिए तो बेटर नहीं है। इसका मतलब आपका सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही पहचाना है, दूसरा ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो बच्चा रेगुलर लगा हुआ है, ये आपका टोटल ओवरऑल जो हमने पेपर कराए अभी तक पीआरटी के, वो पेपर लगभग 25वां या 26वां पेपर है। भाई कौन कौन सा पेपर करा दिया बच्चों? एक तो आपको देखो, एक 2023 का पेपर करा दिया, प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों करा दिया, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया। इसके बाद हम लोगों ने उठाया है 2022 और 23 का, लगभग 24 पेपर हैं। तो 24 में से 23 हो चुके हैं, एक और 24, मतलब लगभग 24 यहाँ पीआरटी के हो गए, ये पीआरटी की करवा रहे हैं, और 24 एक यहाँ, लगभग 25 पेपर करा दिए। अब जो बच्चा रेगुलर लगा हुआ है, भले ही आपने कंटेंट पूरा नहीं पढ़ा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा रेगुलर लगा हुआ है, कंटेंट भले ही नहीं पढ़ा है पूरा, लेकिन उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं, डिटेल आपको नहीं पता उसका, लेकिन क्वेश्चन आप सही कर लेते हो। अगर वही कंटेंट आप पढ़ लोगे तब तो और अच्छा हो जाएगा। और आराम से हम देख रहे हैं कि इन्हीं पेपर सरल पेपर नहीं माना जाएगा इनको। आपने पढ़ा है, आपने प्रैक्टिस की, आपका अनुभव जो हो गया इस क्षेत्र में, इसलिए आपको सरल लग रहा है, सरल पेपर नहीं कहा जाएगा। जो बच्चा अभी शुरू गुरु करता है पढ़ाई, यही पेपर दे दो 15 पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता आप कैसे लगाओगे भाई? देख रहे हो कोहलबर्ग से कितने अंदर से क्वेश्चन पूछा था, वो सरल नहीं कह सकते इस पेपर को। सरल वही चीज जो हमारे लिए पढ़ गई वो हमारे लिए सरल है, जो याद हो गई वो सरल है। और जो बिल्कुल अभी जिसको यही नहीं पता कि विकास की अवस्थाएं कितनी होती जन्म के बाद मुख्य रूप से, वही नहीं पढ़ा तो उसके लिए वो कठिन हो जाएगा, बता ही नहीं पाएगा। जबकि सबको पता है 3 मुख्य अवस्थाएं मानी जाती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, बाकी तो हैं तो बहुत सारी। ठीक है, चलो खैर उसकी बात बाद में करेंगे। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है बच्चों, उत्तर कुछ बच्चों ने दे दिया है, जल्दी से पढ़ लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन यानी वो क्रिटिकल थिंकिंग समुन्नत करने के लिए, ऐसा करने के लिए आप निम्नलिखित में किन कौशलों का समर्थन करेंगे। अब देखो, अभी सारी चिंतन से क्रिटिकल थिंकिंग कभी होगा नहीं, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है इसके अंतर्गत सारी चीजें वो अपसारी वाली आती हैं, ना कि अभिसारी वाली। इसी से जुड़ा आपका क्रिएटिविटी होता है, इसी से जुड़ा आपका समस्या समाधान होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अभी सारी चिंतन में तो ये चीजें आएंगी, क्योंकि अब सारी चिंतन से जुड़ा है ये अंदर। ठीक है, तो अब दूसरा पढ़ते हैं। स्वचिंतन, हाँ ये हो सकता है। रटने पे रोट मेमोराइजेशन आएगा नहीं,
निष्क्रिय अनुकरण आएगा नहीं, तो बेटर ऑप्शन एक ही बचा, जैसा ऑप्शन उस हिसाब से लगाना होता है। कभी कभी हो सकता है इसी में आप सारी भी लिखा हो, लेकिन यहाँ आप सारी लिखा। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी स्वचिंतन या प्रतिबिंबन, भाई आलोचनात्मक चिंतन करना, क्रिटिकल थिंकिंग करना है, तो ये स्व चिंतन को भी तो बढ़ावा देगा, इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा बच्चों? सही उत्तर आप लोगों ने बिल्कुल ज्यादातर बच्चों ने दिया है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का, विद्यालयों में सुविधा वंचित ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो किसी न किसी कारण से सुविधा वंचित रहने वाले हैं, समझ रहे हो, वंचित कह सकते हो आप। आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन, मतलब उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो निम्न होता है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो उस चीज से जुड़ा हुआ है? पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या कह रहा है कि सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले और साथ साथ उनका परफॉर्मेंस, ऐसे बच्चों का परफॉर्मेंस जो निम्न होता है, उससे जुड़ा सेंटेंस। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, अगर ध्यान दे रहा होता तो ऐसा होता ही ना, अगर ध्यान दे रहा होता तो ये क्या निम्न स्तरीय निष्पादन होता इनका? दूसरा पढ़िए, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व तो नहीं समझते, विद्यालय से जुड़ा है तो विद्यालय से जुड़ी बातें आएंगी, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताएं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पा रहा है, भी तो ऐसा हो रहा है, इस आधार पे लगाना है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो आपसे पूछ रहा है उस आधार पे ऑप्शन लगाना है, और आपसे पूछ ये रहा है कि निम्न उत्पादन, तो इसके क्या क्या चांसेस हो सकते हैं? अगर विद्यालय सभी की आवश्यकताओं के, तो इसके चांसेस सबसे कम होंगे। अगर विद्यालय क्या करेगा, उनके माता पिता, तो खैर इनको छोड़ ही दीजिए, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताएं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर। चौथा पढ़ लीजिए, बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है, तो यहाँ बात सबसे अच्छा ऑप्शन जो है, क्योंकि ये बताना निम्न स्तरीय उत्पादन के लिए कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार उतना नहीं, जिम्मेदार आपका कौन सा है, ये वाला। क्वेश्चन आराम से पढ़ना हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कह रहा है बच्चों, विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रिया का परिणाम है। अब देखिए, व्यक्तिगत कारक क्या होते हैं, सामाजिक कारक क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे वंशानुक्रम से जुड़े चीजें होती हैं, ध्यान रखना, जो वंशानुक्रम से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, इसी को वंशानुक्रम और व्यक्तिगत कारक लगभग एक जैसे माने जाते हैं। जो किसी भी चीज को प्रभावित करने वाले वंशानुक्रमी कारक होते हैं, उन्हीं को व्यक्तिगत कारक भी कह सकते हो ना, सारी चीजें। और जो ये लिखा है सामाजिक कारक का मतलब वातावरण से जुड़ी चीजें। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए पढ़िए, व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रिया का परिणाम, मतलब विकलांगता जो है, इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है, जो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसी का एक कारण है, ऐसा ही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण का समर्थन देता है? तो ये चीज समर्थन कौन देगा? मेडिकल तो इस चीज का समर्थन देगा नहीं, ठीक। दानशीलता, चैरिटी का कोई मतलब नहीं ये, और मानवीय अधिकार ये हो सकता था, लेकिन जब सोशल लिखा है कि जो हमारा सोशल प्रोस्पेक्टिव होता है वो इस चीज को मानता है कि इन्वायरमेंट। अब विकलांगता का मतलब ये ना समझ लो कि पैर से विकलांग है, विकलांगता तो बहुत सारी हो सकती है, मेंटली हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, यहाँ पे तो ओवरऑल बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेंटली होना, आप इन्वायरमेंट भी तो है, तो सामाजिक जो दृष्टिकोण है ये इस चीज को मानता है। बहुत बढ़िया और नया क्वेश्चन है बच्चों, ये बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक फिलहाल हम लोग को नहीं मिला है। पता है ना, बीच बीच में पेपरों में नए टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जो बिल्कुल अलग आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ता है, कर जाओगे आप। नेक्स्ट 18, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग करिए ना। ऐसा बच्चा जिसको क्या श्रवण बाधित मतलब सुनाई नहीं देता, अब बताओ व्याख्यान विधि उसके लिए सही होगी? ऐसा बालक जिसे सुनाई नहीं देता और आप श्रवण विधि का यूज कर रहे हैं, श्रवण विधि का यूज कर रहे हैं, ठीक, तो क्या लगता है आपको ठीक होगा ये? आप कहोगे नहीं सर भाई व्याख्यान क्या है, व्याख्यान में सुन के चीजों को करेगा, लेक्चर और सुनाई नहीं दे रहा था, इसका मतलब ठीक नहीं है। अब देखिए
हाँ नेक्स्ट, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का उपयोग करना। फिर सुनाई नहीं देता, आप मौखिक परीक्षण का उपयोग कर रहे हो, ये भी हटा दो। कक्षा में सांकेतिक भाषा, हाँ सुनाई नहीं दे रहा लेकिन इशारों को समझ सकता है, तो ये हो सकता है उत्तर। एक बार चौथा पढ़ लेते हैं। यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुति के साथ पूरित हो। ये भी बच्चों ठीक लग रहा है। अब बताओ आपके अनुसार, देखो ये तो ठीक है ही है, ये तो हो नहीं सकता ये दोनों। अब जैसे कह रहा है सांकेतिक, अब इसमें क्या रहा है बच्चों, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक संप्रेषण मतलब जो कम्युनिकेशन हो वो कैसा विजुअल हो, तो इसमें सबसे अच्छा, ये भी ठीक है बच्चों, लेकिन इससे बेटर आपका चौथा ऑप्शन है। जैसा कि आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना, ये भी ठीक है लेकिन इससे बेटर आपको बच्चों कौन सा है, इससे बेटर आपका चौथा ऑप्शन है। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना होती है। मेधावी या प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना होती है। नंबर 1, उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव नहीं होता है, हटा दीजिए। सहपाठियों की तुलना में काफी धीमी गति से, नहीं उल्टा हो गया इसमें लिखा है। और यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस कार्य को तुरंत छोड़ देते हैं, छोड़ते नहीं बच्चों करते हैं। और समाधान खोजने की प्रति इच्छा, कोई भी कठिन चीजें दीजिए उसके बारे में समाधान खोजते रहते हैं। तो इसका उत्तर भी बच्चों से क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी, किसकी बात हो रही है, एडीएचडी। एडीएचडी हर पेपर में लगभग एक, दूसरे पेपर तीसरे पेपर एक क्वेश्चन ही टपक पड़ रहा है। हाँ तो बच्चों समझ में आई बात। अब देखिए कुछ चीजें हमारी सुन लीजिए पहले ध्यान से, कुछ चीजें आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे जिस बच्चे को कुछ शॉर्टकट में चीजें बता दे, एडीएचडी होता है एक डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर जिस बच्चे को होता है उस बच्चे का पहली चीज तो क्या होता है बच्चों, कि वो किसी भी काम को बिना सोचे जल्दबाजी में कर जाता है, एक ये होता है। और एडीएचडी के क्या इसमें जो गुण विशेषताएं जो भी कहो होता है, मतलब क्या चीजें इसके अंदर होती है जिसको एडीएचडी एक विकार है, डिसऑर्डर होता है। तो वो बालक क्या होता है, अटेंशन बहुत अच्छे से नहीं कर पाता, लंबी क्लास पढ़ाओ तो लंबे समय तक अटेंशन नहीं बना पाता, ये कुछ समस्याएं उसको होती हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, भूलने, चीजों को भूलने लगता है, पता है ना, भूल जाता है, अटेंशन चीजों पे अच्छे से नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं। आ रहा है सबका कमेंट आ रहा है, पढ़ाई संबंधित कमेंट करो तो देखे भी तुम लोग कमेंट, दिख रहा है सबका कमेंट दिख रहा है, परेशान ना हो। चलो देखो, लिखित प्रदत्त कार्य के लिए सहायता प्रौद्योगिकी सुगम पहुंच डिसऑर्डर पूछ रहा है ना बच्चों, विद्यार्थियों की चुनौती किन चीजों को, किन चीजों में प्रॉब्लम आती है वो आपको बताना है यहाँ पे। दूसरा कह रहा विभिन्न संवेदों का उद्दीपन नहीं, प्रदत्त कार्य को छोटे छोटे समूहों में प्रस्तुत करना, ये तो फायदा पहुंचेगा, ये तो कर लेगा। और चौथा कह रहा है कि बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान जब दोगे तो इस टाइप की चीजें में वो क्या कर पाएगा बच्चों, अटेंशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बताया ना ये बच्चा लंबे समय तक अटेंशन नहीं कर पाता, एक ये भी प्रॉब्लम बताई थी। तो अगर इस तरह से आप करोगे तो ये तो इसके लिए चुनौती हो जाएगी भाई, कि अटेंशन लंबे समय तक कर ही नहीं पाता है, चुनौती हो जाएगी बच्चों ना। निगेटिव, निगेटिव आयुषी निगेटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव नहीं। क्या कह रहा है, एडीएचडी डिसऑर्डर विद्यार्थियों में किस चीज की चुनौती होती है, मतलब किस चीज में उन्हें प्रॉब्लम होती है, ये निगेटिव पूछ रहा है। किस चीज में प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम बताना है। अगर अच्छा, हाँ एक बात सही है यहाँ पे, एक ट्रिक बन सकती है, अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पहचान लिया तो आपका उत्तर भी सही हो सकता है। कई बार होता है ना कि पॉजिटिव निगेटिव पहचान लिया तो भी उत्तर मिल जाए, लेकिन हर प्रश्न में ट्रिक मत लग जाए ना। ठीक है, तो सर ये ट्रिक हर जगह लग जाए, यहाँ ऑप्शन ऐसे हैं कि लग गई ये चीज, या कुछ ऑप्शन में लग जाते हैं, तो अगर कहीं लग जा रहा है तो लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों।
चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न में बच्चों। अगला प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही था ना। नेक्स्ट, अध्यापक को, क्वेश्चन नंबर 21, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को, ध्यान से पढ़िए, ए और आर दोनों पढ़िए, फिर देखते हैं व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले सही गलत की पहचान कीजिए। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल, एक टीचर को आप एक दूसरे से मिलकर कार्य कीजिए और आपस में सहयोग की भावना हो आपके अंदर, आप मिलकर कार्य कीजिए, ग्रुप में कार्य कीजिए, सक्रिय रूप से भाग लीजिए। इस चीज को क्या करता है टीचर, प्रोत्साहित करता है। ये बात सही है। चलो ये तो सही हो गया आपका। आगे पढ़ते हैं। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, ठीक है, और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। अब इसमें भी इस चीज से रिलेट किया गया है। अब सही तो दोनों हो गए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बता दो व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए तुम ही लोग ये कमेंट करोगे, कोई बात नहीं सीमा, थोड़ा वेट करो, एडीएचडी पे बात करेंगे हम। अब आज के बाद तो एक बर्डन थोड़ा हमारा भी कम हो रहा है ना, ये प्राइमरी का पेपर हो रहा है तो बात करेंगे। जल्दी बताओ, तुम ही लोग बताओगे इसका उत्तर। सीधा सीधा हमने दिखा दिया, दोनों सही हैं। और सीधी सी बात, ऐसे लिखा होता है आर ए की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो अब इसको पढ़ो कि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थी सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करते हैं। और यहाँ भी सामूहिक कार्य की बात, सहयोग में भी सामूहिक कार्य आएगा, एक दूसरे से सहयोगात्मक अधिगम की बात करें तो नो डाउट बिल्कुल आपस में सेंटेंस जुड़े हुए हैं। तो आप कह सकते हो सर की व्याख्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम की निम्न में कौन सी विधि, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में, शिक्षण अधिगम के निम्न में कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। अब बताइए, सहपाठी अधिगम महत्व देगा? देगा। अन्वेषण अधिगम महत्व देगा। पारस्परिक शिक्षण भी महत्व देता है। व्यवहार अनुकूलन जो होता है बच्चों, ये अधिगम प्रक्रिया में ज्ञान के सृजन में सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका भी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये तो इतना सब, इस ऐसे प्रश्न में पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड भी आप लगा सकते हो। इस टाइप के प्रश्नों में या इस टाइप के ऑप्शन जब आए तो पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स के आधार पर चीजों को कर सकते हो। जैसे विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है निष्क्रिय अनुकरण। निष्क्रिय अनुकरण से कैसे, पॉजिटिव होना चाहिए उत्तर, ये होगा। पुरस्कार और दंड, ये हो सकता है। जिज्ञासा अन्वेषण, ये भी हो सकता है। और कंठस्थीकरण हो नहीं सकता, निगेटिव हो गया। अब बताइए, पुरस्कार से तो अच्छे सीखते, लेकिन दंड तो सही रास्ते पे लाने के लिए दिया जाता है। और बेहतर प्रभावशाली सीखने की बात करें, इसका मतलब अगर ये ना होता तो हो सकता है ये हो जाता। लेकिन जिज्ञासा और अन्वेषण, जब बच्चे की जिज्ञासा होती, क्यूरियोसिटी होती है, और साथ साथ जब बच्चा खुद ज्ञान की खोज करता है तो बेहतर तरीके से सीखता है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, लेकिन टैग वर्ड से हमेशा सही, टैग वर्ड में कभी कभी दो ऑप्शन मैच, दो ऑप्शन टाई हो जाते हैं, फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए हर जगह टैग वर्ड नहीं लगाना। हाँ, आधे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगा सकते हो, या समय नहीं बचा आपके पास, लास्ट में 10 क्वेश्चन बच गए, समय 4-5 मिनट, तो ऐसे ही पहचान के लगा दो, तुक्का ऐसे ही लगाना है। फिर अगर समय, ये तब करना है जब क्वेश्चन ज्यादा बच गए, समय कम हो आपके पास, छोड़ना तो है नहीं, लगाना सब ही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है। अब बताइए, एनालॉजिकल थिंकिंग, कल भी क्वेश्चन आया था, ये बाधक नहीं होता बच्चों। प्रकार्यात्मक स्थिरता, रुक जाइए इस पे। तीसरा, बहुविध तरीके से प्रश्नों को प्रस्तुत करना, ये भी फायदा हो। प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना, ये भी फायदा होता है। प्रकार्यात्मक स्थिरता अपने आप में ही एक निगेटिव टर्म है। प्रकार्यात्मक स्थिरता बहुत बार आया है, देखिए तो 24 पेपर में कम से कम 10 से 12, 15 बार, 20-15 बार कम से कम ये प्रकार्यात्मक स्थिरता हम लोग को 10 बार तो कम से कम मिला ही मिला है ना। कि बालक जो प्रकार्यात्मक स्थिरता वाले बालक होते हैं, इसमें आपको बताया था कि किसी भी चीज में जब किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को ठीक तरीके से उसका समाधान नहीं कर पाते हैं, समाधान में ही प्रॉब्लम उन्हें आती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, पढ़िएगा ध्यान से। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा है, कैरिड बाय स्टूडेंट।
ठीक, याद है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। अब पढ़िए क्वेश्चन। ऑप्शन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि चारों दिखाई दे, देख लीजिएगा। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। अब ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और उत्तर लगाने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन है बच्चों, वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई बच्चों अब जरा चेक करके बताओ आवाज आई कि नहीं है। हाँ आ गई है। अब जरा चेक करके बताओ आवाज आ गई है ना। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब समझ, उस समय समझ में नहीं आएगा क्योंकि भाई बोल तो रहे थे लेकिन आवाज आप तक पहुंची नहीं रही थी। चलिए तो क्या बताए बच्चों, अगर देखा जाए जिज्ञासा जो है बच्चों, इससे पहले वाले प्रश्न में तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक बार बता देना। इसी प्रश्न वाइज प्रॉब्लम आई है ना, इससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं आई किसी प्रश्न में, कमेंट कर दीजिएगा। तो जिज्ञासा बच्चों इंटरनल मोटिवेशन जुड़ा है, समझ तब आती जब इंटरनल मोटिवेशन होता है। और किसी स्किल निपुणता की बात करें, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन से जुड़ा है। इसमें डायरेक्टली देखा जाए तो पुरस्कार ही एक्सटर्नल मोटिवेशन का पार्ट करता है, मतलब एग्जाम्पल है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सायमा अपनी सफलता, सायमा अपनी असफलता के लिए, सॉरी, असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तर ठहराती है। मतलब असफल होती है और वो सोचती है कि मैं योग्य नहीं हूं, ठीक है। और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। योग्यता को बार बार असफलताओं का होना किस प्रकार की भावना, मतलब वो पढ़ती है, एक बार एग्जाम दिया फेल हो गई, फिर दूसरा एग्जाम दिया फिर फेल हो गई, फिर तीसरा एग्जाम दिया फेल हो गई, तो इस चीज को योग्यता कह रहे हैं, मेरे अंदर योग्यता नहीं है। इसी को जब आप कोई चीज बार बार फेल होते हो और अपने आप को क्या ठहराते हो कि आप पास नहीं कर सकते हो, इसी को अधिगम असहायतापन कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, जिज्ञासा हो नहीं सकता, अधिगम असहायता का सीखा हुआ भाव, ये जुड़ जाएगा। अधिगम असहायतापन नाम दे सकते हो, यही आपका जुड़ जाएगा। और गर्व होगा नहीं, आशा होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जरा कमेंट आप लोग को ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जो लोग आज क्लास में नहीं आए थे आप लोग बिल्कुल मत बताना क्लास में क्या हुआ था। चलो आज कई लोग नहीं आए, उसी मिस डोरमी, ये दो तो नाम याद है, क्या और भी नहीं आए, तो बताना नहीं तुम लोग जो बच्चे आए थे आज क्या हुआ था क्लास में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस दो तीन क्वेश्चन और है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अपने विद्यार्थियों को जानकारी याद करवाना चाहते हैं। हम जैसे ही मान लेते हैं तुम लोगों से कुछ चीजें याद करवाना चाहते हैं। हमेशा अप्लाई करके देखा करो तो पेडागोजी के क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। कि जैसे हम तुम लोगों पे कुछ जानकारी, कोई कॉन्सेप्ट या कुछ इंफॉर्मेशन याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए हम किस चीज से बचेंगे, याद रखना, करना नहीं है, किस चीज से बचना है। अब समझना ऑप्शन को। पहला, उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। अभी रुक जाओ, उत्तर तो यही है। उनके पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ेंगे, ये तब करेंगे जब उस चीज को बचना नहीं, उस चीज को बढ़ावा देना हो। ये ऑप्शन हो नहीं सकता। और तीसरा कह रहा है ज्ञान के वास्तविक जीवन समस्याओं लागू करना, ये तो तब जब आपको चीजों को याद करवाने के लिए करवाया जाता है।
और उत्तर उदाहरण और गैर उदाहरण मतलब उदाहरण गैर उदाहरण दोनों देने तब याद करवाने के लिए। और क्या कह रहा है, किस चीज से बचना है, तो आप कोशिश करेंगे कि बच्चे ये चीज ना करें, निष्क्रिय रूप से चीजों को याद करने के लिए, या रटे ना चीजों को, ये भी हो सकता था। बचना है ना बच्चों। अभी भी वॉइस नहीं आ रही क्या? अब तो आ रही है वॉइस। हो जाती हो अनामिका तुम, सबकी वॉइस आ रही, तुम्हें वॉइस नहीं आ रही है। चलो आगे बढ़ो। अब तो हमें भी सुनाई दे रही है हमारी वॉइस, उसके बाद भी कह रहे हो नहीं आ रही है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। आ, प्रश्न का उत्तर क्या लगाया बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर लगाया आपने पहला ऑप्शन ना, सेकंड लास्ट। निम्न में कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? अब देखिए बच्चों, आप हमेशा याद रखा कीजिएगा, जो अनुवांशिक कारक होते हैं, कारक दो ही प्रकार के हो सकते हैं, अनुवांशिक कह दो या वंशानुक्रम से जुड़े हो सकते हैं, और वातावरणीय हो सकते हैं। और अनुवांशिक कारक से ही जुड़े व्यक्तिगत कारक हो सकते हैं। याद रखिए, कारक दो प्रकार के होते हैं, एक वातावरणीय, एक वंशानुक्रम से जुड़े होते हैं, और जो वातावरणीय अनुवांशिक या वंशानुक्रम वाले कारक होते हैं, इन्हीं को व्यक्तिगत कहा जाता है। कारक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। तो कह रहा है स्कूली माहौल, इसका मतलब वातावरण की बात कर रहा है, तो ये आपका जो व्यक्तिगत में नहीं जाएगा। अनुवांशिकता सीधा सीधा लिखा ही है। और सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी आपके वातावरण से जुड़ेगा। वातावरण के अंतर्गत समाज, समाज में आएगा सांस्कृतिक संदर्भ। और अध्यापिका का शिक्षण शास्त्र, ये भी बच्चों किस में चला जाएगा? ये भी आपको चला जाएगा, वातावरण से जुड़ा जाएगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन सीधा सीधा हेरिडिटी लिखा ही है इसमें। हेरिडिटी लिखा है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलो ठीक है, लगा लो जल्दी से उत्तर। दूसरा, नेक्स्ट, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? पहला, अध्यापिका द्वारा पाढ़। पाढ़ का मतलब एक प्रकार की सहायता होती है। जब आपको टीचर सहायता देता है तो इससे तो नकारात्मक नहीं सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ना। निराशा की भावना, ये हो सकता है। विद्यालय का मुद्रित एक अच्छा इन्वायरमेंट, देखो याद रखिएगा, मुद्रित समृद्ध परिवेश का मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां बच्चा करके सीखे, जहां बच्चे को कार्य करने की पूरी आज़ादी दी, पूरी स्वतंत्रता दी जाए, जहां बाल केंद्रित शिक्षा को फॉलो किया जाए, जहां समावेशी शिक्षा को फॉलो किया जाए, जहां व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान दिया जाए, या प्रगतिशील शिक्षा की बात की जाए। ऐसा इन्वायरमेंट जो होता है, उस इन्वायरमेंट को कहते हैं मुद्रित समृद्ध परिवेश। निगेटिव नहीं ना कहते, उसमें मुद्रित लिखा है, निगेटिव हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाते हो। और चौथा कह रहा है विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दिए रहे अनुदेशन, ये ठीक है, क्योंकि इसमें बात कर रहा है नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो निराशा की भावना यही केवल एक नकारात्मक है इसमें, बस इसमें निराशा की भावना ही बच्चों केवल नकारात्मक है। ठीक, क्लियर? 29 वाले में किसी प्रॉब्लम आई है क्या? देखो क्या पूछ रहा बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत कारक है? चलिए लास्ट लगा लीजिए, 29 नंबर फिर से बता देते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 30 का। आ जाइए 29, जिसको अगर दिक्कत आई तो फिर से एक बार बता देते हैं। 29 में बात किसकी कर रहा है, ध्यान दो। 29 में बात कर रहा है बच्चों, ये किसकी? देखिए कौन सा व्यक्तिगत कारक है, तो कारक देखो बच्चों, एक वंशानुक्रम से संबंधित कारक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है बच्चों, अब वंशानुक्रम को ही व्यक्तिगत भी कहा जा सकता है, याद रखिए, लेकिन वातावरणीय कारक को सामूहिक नहीं कहा जा सकता। अब चाहे वंशानुक्रम कारक हो चाहे वातावरणीय कारक हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब इसमें बताइए स्कूली माहौल किसके अंतर्गत आएगा? वातावरण के, ये व्यक्तिगत कारक हो नहीं सकता। सांस्कृतिक संदर्भ किसके अंतर्गत आएगा? वातावरण के, व्यक्तिगत कारक। शिक्षण शास्त्र जो आएगा किसमें आएगा? वातावरण से, हो नहीं सकता। सीधा सीधा अनुवांशिक लिखा है, तो व्यक्तिगत कारक में अनुवांशिकता जो होती है वो व्यक्तिगत कारक होता है, ऐसा भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे 11 से 12 आज की क्लास आपकी ईवीएस की थी। 11 से 12 क्लास थी बच्चों, ईवीएस की थी। तो ये आज की क्लास थी बच्चों, और उम्मीद है ये सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब आपके प्राइमरी सेक्शन हुआ समाप्त। क्या हुआ बच्चों? प्राइमरी सेक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगली क्लास से अभी आपको जो जूनियर वाले पेपर की बात करेंगे, जूनियर में जो पेपर शुरू करेंगे 6 to 8 का, वो पेपर आपका होगा बच्चों 6 to 8 का जो पेपर शुरू करेंगे वो होगा आपका, जो सेशन होगा वो 2022-23 के जो ऑनलाइन वाले पेपर हैं
उन्हीं शुरुआत करेंगे, देखते हैं 17-18 ऐसे कुछ पेपर हैं समथिंग, तो इन्हीं में शुरू करेंगे। ठीक है, जो अब शुरू होगा CDP सेक्शन का, बाकी जो जैसा चल रहा है वो चलेगा। ठीक है, अरे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, उसमें केवल अनुवांशिकता है ही और है ही नहीं, अनुवांशिकता ही व्यक्तिगत है, बाकी सारे कारक जो हैं वो आपको सेकेंडरी वाले में चले जाएंगे, मतलब वो वातावरणीय में चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब ज्यादा डिले नहीं करते हैं, और कोई बात करनी जल्दी से बता दो। अब तुम लोग को वो नहीं पता, बस ये पता था 11 से 12 EVS हुई है, और 12 से 1 हमने पढ़ाया था, बाकी SST की क्लास हुई थी, कौन सर की थी, बाकी उससे पहले नहीं पता, तो आज केमिस्ट्री ये पता नहीं। कोई बात नहीं, कल आओ पता चल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं। सर जी ऑफलाइन क्लास कितने टाइम से, देखो रेनू पहली चीज तो ये बताओ, तुम्हें प्राइमरी के लिए करना है या जूनियर के लिए करना है। टोटल टाइमिंग हम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम टाइमिंग की बात करें तो क्लास सीटेड के 9 बजे शुरू हो जाती है और लगभग 3 बजे तक क्लास चलती है ना। लेकिन अब आप PIT के लिए बात कर रहे हो ना, या आप अपर प्राइमरी के लिए बात कर रहे हो, या बोथ के लिए बात कर रहे हो, तो आपका शेड्यूल फिर अलग अलग चलेगा ना, तब आपको शेड्यूल अलग अलग चलेगा। ठीक है, अगर उसके बारे में जानकारी चाहिए तो नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हो, या यहाँ भी कमेंट करके बता सकते हो। 1-2 मिनट हमारे पास है, अभी 1-2 मिनट का समय हमारे पास है, हम बता सकते हैं। अच्छा जूनियर करनी है, तो रेनू अब जूनियर में तुम्हारा साइंस मैथ है या SST है, पहले ये बता दो। साइंस मैथ है या SST है, ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें। सर साइंस मैथ है या SST, अपर प्राइमरी में करनी है। ऐसा नहीं, परेशान ना हो, आज की क्लास इंपॉर्टेंट तो थी, ये बात तो सही है, और जहाँ तक है ये लोग कह रहे हैं अगर बहुत इंपॉर्टेंट तो हो सकता है ऐसा रहा हो। परेशान हो ना, कल आना, कल आना, आज कुछ नई चीज़ें भी क्लास में कराई गई हैं। जल्दी बताओ रेनू, फटाफट बताओ, SST या साइंस मैथ है। SST ठीक है रेनू, वैसे तो थोड़ा सा ये है कि तुम ये मान के चली गई संभावित तुम्हारी क्लासेज जो रहेंगी वो 12 से सॉरी 11 से 3 के बीच में रहेंगी। 1-2 दिन ऐसा होगा, वो शेड्यूल पूरा यहाँ बताया था, एक संभावित मान के चलो तुम्हें 4 घंटे का समय यहाँ पे देना है, ठीक है ना, लगभग 11 से 3, और बाकी जब यहाँ आओगे तो पूरा शेड्यूल बता दिया जाए, क्योंकि SST 1 से 3 में चलती है और साइंस और मैथ 9 से 11 में चलती है, उसके बीच में ज़्यादातर कॉमन वाली चीज़ें चलती है ना, जो कॉमन होती है दोनों में। ठीक है, और संस्कृत या इंग्लिश की क्लास वो संडे को चलती है, 2-3-3-4-4 घंटे की। ठीक है, चलिए तो आज बाकी रहने कोई बात है तो ये आपका लगभग टाइम रहेगा, ये मान लीजिए लगभग वही 11 बजे से 3 बजे तक। कुछ दिन ऐसे हैं जिस दिन आपको 12 बजे आना है, तो वो आओगे तो शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा पूरा, लेकिन संभावित हमने टाइम बता दिया लगभग 11 से 3। ठीक है, ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट मिलेंगे, अपर प्राइमरी का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पेपर, हाँ चलिए अब कल मिलते हैं, इंपॉर्टेंट थी या